नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम मोशन इन प्लेन का लेक्चर 2 ले रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन 2 डायमेंशंस स्टडी किया था, जहां उसके फार्मूले, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब डिस्कस किया था। आज उसी का एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो आइए इसके डेफिनेशन रीड करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस अपॉन व्हिच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी। देखो, जो आपका प्रोजेक्टाइल है, जब उसे स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है एक इनिशियल वेलोसिटी देके, तो जो उस पे फोर्स एक्ट करता है वो केवल ग्रेविटी फोर्स होता है। दूसरा पॉइंट, दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट other forces do not act it, just that their effect is minimal compared to gravity। देखो, ये कह रहा है कि इसका ऐसा मतलब नहीं है कि केवल ग्रेविटी फोर्स ही एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो अदर फोर्सेस हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो इसके द्वारा पाथ बनाया जाता है वो होता है आपका ट्रेजेक्टरी। अब आइए समझते हैं, ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे आपके पास एक बॉल है, आपने इसे ग्राउंड से एक इनिशियल वेलोसिटी देके रिलीज कर दिया। अब आप देखो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने ऐसे फेंका, तो ये क्या होगा? आपने फेंकते समय ही इसे इनिशियल वेलोसिटी दी, इसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाते 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 आके कुछ दूर पे गिरेगा। तो यही वो कह रहा है, जब आप देखो, जब ए से आपने फेंका और बी पे गिरा, बी पे आके पार्टिकल पहुंच गया, तो जो आपने जो वेलोसिटी दी है उसे ए पॉइंट पे ही दी है। उसके बाद ए अपने आप मोशन करना शुरू कर दिया है, और जो इस पे फोर्स लग रहे हैं वो केवल हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, बाकी एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स वो सब निगलेक्ट कर देंगे। तो ऊपर जो पॉइंट दिया गया था उन सब का यही मतलब था। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देके रिलीज कर देते हैं, इसके बाद ये स्पेस में बिना किसी फ्यूल सप्लाई या किसी इंजन के अपने आप मोशन करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल, अब आप देखिए एक भाला फेंकने वाला है। अभी ओलंपिक हुआ, मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज नीरज चोपड़ा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में अभी गोल्ड मेडल पिछले ओलंपिक में लिया था। अब देखो, ये भाला फेंके, इनको फिजिक्स पता था कि किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरे। वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब आती है। तो इनके हाथ में एक भाला है, जेवलिन जिसको बोलते हैं। अब ये इसको यहाँ से एक वेलोसिटी देके रिलीज करेंगे, तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे जाएगा, इसके बाद आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो इसके द्वारा जो मोशन हुआ, आप देखो इसको कब वेलोसिटी दिए? जब इसको यहाँ से उन्होंने फेंका, इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ आके गिरा है, क्या इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी और दी गई या कोई फ्यूल, कोई इंजन जो इसको मोशन करा रहा है? कोई नहीं, केवल ग्रेविटी के अंडर में स्पेस में मोशन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, किस एंगल पे फेंकने पे सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट ए एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज है, हवाई जहाज से आपका एक बॉल ड्रॉप हो रहा है। ये हवाई जहाज से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। अब देखो, जो बॉल ड्रॉप किए तो कुछ ऐसे आके जमीन पे आएगी, तो इसके द्वारा जो मोशन हुआ इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। देखो, आप 2D में भी, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है। इसका थर्ड एग्जांपल है, मान लो आपके पास एक गन है। गन तो आपको पता ही होगी सबको। अब इस गन से आपने एक बुलेट फायर किया ऊपर के डायरेक्शन। जब ये बुलेट निकली, मान लो आपने ने इसको ऐसे फायर किया,
देखो जो इसके द्वारा बुलेट मोशन करेगी, वो भी क्या स्ट्रेट जाएगी? नहीं जाएगी, वो भी आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। चौथा एग्जाम्पल एक और देखो, इसे प्रोजेक्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी देके जब रिलीज़ किए, इसके बाद वो स्पेस में बिना किसी फ्यूल सप्लाई या किसी इंजन के मोशन करता है। तो इस ऐसा जो भी मोशन करेगा, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें आपको वाटर भरा हुआ है। अब इस कंटेनर में क्या हुआ कि किसी ने यहाँ आके होल कर दिया एक छोटा-सा। अरे! ये पूरा हट गया, मैंने इरेज़र यूज़ किया। अभी आप मानिए यहाँ एक होल कर दिया गया, जब होल कर दोगे तो वाटर नीचे आना शुरू होगा। देखो यहाँ एक इसके प्रेशर के कारण वेलोसिटी मिल रही है, उसके बाद अपने आप वाटर नीचे आना शुरू हो रहा है बिना किसी वेलोसिटी के, कि बिना कोई इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए, तो इसको भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। आई होप एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला समझते हैं टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अब देखो ये होता क्या है बेसिकली, पहले हम डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। देखो जो आपका मोशन हो रहा है वो एक वर्टिकल प्लेन में टू डायमेंशंस होता है। आप देखोगे एक एक्स में जाता है, एक वाई में जाता है। It can be resolved in two motion along horizontal and vertical direction. These two motions are independent of each other. देखो ये कह रहा है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने वेक्टर का लेक्चर देखा होगा, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो इसको हम प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस ऑफ फिजिकल मोशन बोलते हैं। अब देखो ये होता कैसे है। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट है, इसे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे। अब क्या होगा, ये मोशन करना शुरू किया, ये कुछ ऐसे जाएगा, कुछ दूर आके फिर यहाँ आके गिर जाएगा। अब देखो ये कितना मोशन किया, आप किसी भी पी पॉइंट पे लो, चाहे क्यू पॉइंट पे लो, चाहे आर पॉइंट पे लो, ए एस पॉइंट है आपका। आप देखो हर पॉइंट पे जैसे-जैसे एक्स में चेंज हो रहा है, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो जैसे-जैसे आपका एक्स में चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे वाई में चेंज हो रहा है कि नहीं, वाई में चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, देखो ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। तो देखो हर पॉइंट पे आपका एक्स और वाई दोनों में चेंजेज हो रहा है। तो यही ये कह रहा है कि इसकी जब हम रिज़ॉल्व करेंगे तो इसको एक्स और वाई 2 कंपोनेंट में रिज़ॉल्व कर सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल में जा रहा है यूएक्स, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाएगा। और जो आपका वर्टिकल मोशन हो रहा है यू वाई, वो किसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है? वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अंडर ग्रेविटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। और ये दोनों जो होती है इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सब पूछा जाता है कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो जब हम इसको फेंके हवा में, तो ऐसा तो है नहीं कि एयर नहीं है, एयर भी है, कुछ एयर वेलोसिटी है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, तो कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए हम लोग कुछ असम्पशन्स मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि वो है ही नहीं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट इतना कम है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या-क्या असम्पशन्स हैं उसको देखते हैं। देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू एयर। देखो जो एयर है उसमें कोई भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट, देयर इज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज आपका रिलेटिव, मैंने समझाया था कि जब आप अर्थ पे किसी चीज को देखोगे तो एक दूसरे के रिलेटिव में ये दिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर से आप देखोगे अर्थ के बाहर से, तो आपको लगेगा कि ये सब एक दूसरे के अराउंड मोशन कर रहे हैं।
तो यही वो बोल रहा है कि इसके कर्वेचर के अराउंड जो रोटेशन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। देखो जो एक्सेलरेशन इसमें रहेगा वो ग्रेविटी के ही रहेगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ग्रेविटी के बराबर ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सब अजम्पशंस हैं, याद रखिएगा। कई बार बोर्ड में ये सब पूछ दिया जाता है और आपका जेईई या नीट के ऑब्जेक्टिव में भी 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इसमें कौन-सा अजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन में राइट है या रॉन्ग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं कि होगा क्या, कैसे होता है। तो देखो जब आप किसी पार्टिकल को फेंके, इसको हम आगे प्रूव करेंगे कि वो पैराबोला आता है। अभी जस्ट हम समझते हैं कि किस-किस टाइप के मोशन हो सकते हैं। देखो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या-क्या हो सकता है? तो बेसिकली आपका 2 टाइप के मोशंस पॉसिबल हैं। एक होगा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने आपको वन डायमेंशन में आपने जितने भी टाइप के मोशन देखे थे, वो सब क्या था? स्ट्रेट लाइन था। उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा और दूसरा होता है पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन में आपने एक देखा था, उसमें जो आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते थे, वो आपका एक दूसरे के पैरेलल ही होते थे। जैसे आप देखे थे कि अगर एक कार है, ये भी वेलोसिटी से जा रही है, तो या तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता था, या तो अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता था। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो जब स्ट्रेट लाइन कब होगी, अब इसकी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। जब आपका या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, केवल एक्सेलरेशन रहे, या जो आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर रहे या जो भी रहे उसके टर्म में ये पैरेलल हो एक्सेलरेशन के, या जो आपका यू वेक्टर है ये एंटी पैरेलल हो आपका ए एक्सेलरेशन के। तो इस केस में आपका जो भी मोशन होगा वो सब आपका स्ट्रेट लाइन आएगा और इसके अलावा जो भी मोशंस आएगी वो सब पैराबोला की कैटेगरी में जाएगी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो 2 टाइप के मोशन पॉसिबल हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, इसका आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, इसको यू वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पर। अब देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनाए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ये ऐसे जाएगा, अगला पाथ ले लेते हैं। ये कैसे मोशन करेगा आपको कमेंट करके आंसर बताना है पहले, उसके बाद तो मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ। या ये ऐसे आएगा 1, 2, 3। आपको बताना है कि ये तीनों में से जब इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। आई होप आप सबने सोच लिया होगा, कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा होगा जब भी इसको हम फेंकेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। देखिए ना, ये हमेशा नीचे आने की, ये सब क्या पॉसिबल है क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल होगा? ये होगा आपका पहला वाला। अब ये नीचे क्यों आ रहा है उसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखो एक्सेलरेशन आपका किधर लग रहा है? जी आपका नीचे की तरफ लग रही है, तो हमेशा इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट रखना। वेलोसिटी ऑलवेज वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव। देखो जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन रहेगा, अचीव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन रहेगा, उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जाएगी। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रखना। कई बार आप देखोगे कि एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन होता क्या है आपका? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक बेसिक टर्म जो थे हमने डिस्कस कर लिया।
अब आइए अगला टॉपिक, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। पहले एंगुलर रीड करते हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फिर रीड करेंगे। तो देखो, इसको शुरू करने के लिए मैं आपको एक बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कि हो कैसे रहा। मान लेते हैं कि एक आपका पार्टिकल है। इस पार्टिकल को एक हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब जब इसको आपने प्रोजेक्ट किया, ये रहा इसका सरफेस, जहाँ से आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे जाएगा, इसके बाद आके इस पॉइंट पे गिर जाएगा। जब देखो, मैंने आपको मोशन में समझाया था कि जो वेलोसिटी यहाँ रहेगी, वेलोसिटी सेम हाइट पे सेम रहती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जब यहाँ आके गिरेगा, तो देखो यहाँ के नीचे का मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, तो जिस एंगल पे फेंका गया था, उसी एंगल पे ये यू होगा, आपका वेलोसिटी जाएगी। वही एंगल यहाँ से बनाएगा। इसको जब रिजॉल्व कर देंगे, अभी ये सब आगे देखेंगे। देखो, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ये रहा एक्स और ये रहा आपका वाई कोऑर्डिनेट। देखो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है पी। अब पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स में आया है, इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे, एक्स रहा, ए रहा वाई। तो इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या होगा, एक्स कामा वाई। अब देखो, ये हो क्या रहा है कि आपका एक पार्टिकल है या बॉल है, जिसको यू वेलोसिटी से एक थीटा एंगल पे फेंका गया, और थीटा कहाँ से एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ये पाथ होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके बाद ये मैक्सिमम हाइट। देखो, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले आप समझो। एक आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसके बाद आपसे पूछेगा जहां जाके गिरा, जहां जाके गिरा, वो जहां से फेंका गया, ये रहा मान लो ए और ये रहा बी, इसके कितने दूर पे गिरा है, इसको रेंज बोलते हैं। तो देखो क्या क्या पूछेगा, एच एम पूछेगा, आर पूछेगा, किसी भी पॉइंट पे कितना हाइट पे है वो पूछ सकता है, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल हैं, तो एक एक करके हम सबका आंसर निकालते हैं। देखिए, जो कॉमन टर्म हम यूज करेंगे उसको एक बार मैं लिख लेता हूं। जो यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी। देखो, नॉमेनक्लेचर आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अभी फार्मूला जब डिराइव होने लगेगा आपको समझ ही नहीं पड़ेगा कि है क्या। इसलिए पहले ही लिख लेते हैं। आर होगा आपका रेंज, जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी। इसके बाद टी दे देते हैं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम पता है ना, कि जब इसको हम फेंके और जब आके नीचे पहुंचे तो टोटल टाइम कितना लिया गया, उसको फ्लाइट टाइम बोलते हैं। एच एम है आपका मैक्सिमम हाइट। इसके बाद जो आपका थीटा है, देखो ये ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में थीटा कहाँ से दिया गया है, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो सब कुछ खेल बदल जाएगा। थीटा जो हम यहाँ डिराइव करेंगे, एंगल मेकिंग फ्रॉम हॉरिजेंटल, इस चीज को आप याद रखना। अगर क्वेश्चन में वर्टिकल से दिया रहे तो ये सारे फार्मूले हॉरिजेंटल को लेकर डिराइव हुए हैं, तो आप हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर देना। एंगल मेकिंग फ्रॉम हॉरिजेंटल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट एनालिसिस शुरू करते हैं। लेट आफ्टर टाइम टी, देखो कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम टी, जो आपका बॉडी है, बॉडी रिचेस एट पॉइंट पी, रिचेस एट पॉइंट पी। अब देखो, जब पी पे पहुंचा, यहाँ पी पे यहाँ आ गया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ, जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसको नाम देते हैं यू एक्स, और जो वर्टिकल में होगा इसको नाम देते हैं यू वाई। चाहे आप यू से दीजिए चाहे भी से दीजिए, जो आपकी मर्जी आप वो दे सकते हो। जब आप इसका कंपोनेंट लोगे तो यू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू कॉस थीटा। और जब इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा। कंपोनेंट लेना मैंने आपको सिखाया था कि जहां से एंगल बना रहा हो उधर उसका कॉस ले लेने का, और उसके परपेंडिकुलर जो बनाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, उधर उसका साइन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने क्या माना है, जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितना दूर ये ट्रेवल करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्स माना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसको मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनटू टाइम। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका क्या है, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। कितना टाइम लिया, जो फ्लाइट टाइम है। अभी इसको मैं स्मॉल टी से लिख रहा हूं, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यू एक्स इंटू टी, यहां से आप टी की वैल्यू निकालो। टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाई यू एक्स। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कुछ नहीं किया है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी लगाया है। अब आइए वर्टिकल डायरेक्शन में निकालते हैं कितना दूर गया, इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो पी पॉइंट पे दिख रहे हैं, तो हमें एक्स और वाई दोनों पता होना चाहिए। अब देखो एक इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब वर्टिकल डायरेक्शन जब आपको इस पॉइंट पे रखना है, आप देखो पी पे लो, एक यहाँ अगर क्यू लो लोगे, तो यहाँ देखो क्या होगा आपका, वो यहाँ भी आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, वो सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे आप लो। क्यू पे लो, चाहे आर पे लो, चाहे एस पे लो, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अभी ये लास्ट में मैं नोट करके आपको पॉइंट दिखा दूंगा। अब आप वर्टिकल को जब देखोगे क्या केस बन रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब जी नीचे लग रहा है, ऊपर फेंका गया है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपसे पूछ रहा है वाई डायरेक्शन में, और यू वाई कितना है आपका, यू साइन थीटा। तो आइए इक्वेशन आप सेकंड मोशन लगाते हैं वाई डायरेक्शन में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी ऐसा रहे एक्स और वाई में सेपरेट लगा देने का, तो होगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहां से आप देखो टी का टर्म आ रहा है, और जब भी आप इक्वेशन आप ट्रेजेक्टरी लिखते हो वहां टाइम नहीं आता है, तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन से टी की वैल्यू पुट करिए, टी फ्रॉम इक्वेशन वन। अब जब टी की इक्वेशन वन से आप वैल्यू डालोगे, तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू यू वाई। टी की वैल्यू अब क्या आएगी, टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, पीछे आप जाके देखिए, एक्स बाई यू एक्स, एक्स बाई यू एक्स माइनस हाफ जी। अब टी की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यू आई इक्वल टू क्या है, यहाँ यू आई इक्वल टू है आपका यू साइन थीटा, और यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स। देखो कुछ नहीं है, एकदम कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, और इसके साथ एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स tan थीटा। देखो अच्छे से डेरिवेशन देखो, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर कभी ट्विस्ट करे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इसको निकाल लोगे। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या आएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू, सॉरी टू तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही हुआ आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका क्या आया है, y इक्वल टू, अगर इसे मैं पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखूं, जहां p एंड q आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो x एक किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। हेंस जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री जो पार्टिकल का होगा वो क्या आएगा आपका, पैराबोला। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आता है, पैराबोला। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब समझ में आ गया होगा। कितना इजीली हमने इसका डेरिवेशन कर दिया। अब इसी का हम यूज करके आगे जो जो पूछता है वो सब निकालना शुरू करते हैं। यहां तक अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। अब अगला इसमें निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आपसे पूछा गया था। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या, पहले डिफिनेशन रीड करिए फिर मैं समझाता हूं। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड
till it reaches a point in the horizontal plane of its projection। देखो ये कह रहा है कि अगर आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, जिस टाइम पे इसको प्रोजेक्ट किए, वहां से टाइम लेके जिस पॉइंट पे आके आपका गिरा वापस, जहां से आपने जिस, अगर ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए हो तो जब ग्राउंड पे आके गिरा, मान लो ए बी, तो ए से बी के बीच आने में जितना टाइम इसने लिया उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब आप वाई डायरेक्शन में देखो ना, ये रहा आपका, यहाँ मैं एक्सेस बना देता हूँ। देखो एक-एक का मैं आपको यहाँ डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। आपसे कभी भी कोई पूछे या कुछ भी आप फ़ॉर्मूला भूल जाओ तो 1 मिनट में आप तुरंत डेरिवेशन कर दोगे। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। अब देखो बी पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? वाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एट बी। वाई डायरेक्शन क्या है आपका? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 0। तो अब यहाँ आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। y इक्वल टू यू वाई टी, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो y इक्वल टू क्या आया? 0 इक्वल टू यू वाई टी, क्योंकि हम y डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं इसलिए यू वाई ले रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू वाई टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या आया? 2u वाई बाई जी। अब y डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी आ गई और y डायरेक्शन में आपका ये क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। यू वाई का क्या है कंपोनेंट जब आप लोगे तो ये आ गया आपका फ्लाइट टाइम। जब भी आपसे फ्लाइट टाइम पूछे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो यू पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फ्लाइट टाइम डिपेंड्स ऑन, तो आपको पता रहना चाहिए ये किस वेलोसिटी से फेंका गया उस पे डिपेंड कर रहा है और किस एंगल पे फेंका गया उस पे डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर आपसे ये टाइम पूछे तो आपने ए से बी तक पूरा टाइम निकाल दिया है। अगर आपसे ये टाइम पूछता कि मैक्सिमम हाइट तक जाने पे कितना टाइम लगा, निकाल देते हैं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसको मैं लिखता हूँ, किससे लिख दूं? चलो इसको टी एफ से लिख देते हैं, जब फाइनल पॉइंट पे आपका जा रहा है, या टी एम से लिख देते हैं। यहाँ हमने क्या दिया? मैक्सिमम, हाँ, तो टी एम से मैक्सिमम टाइम। अब इसको आप देखो ध्यान से, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका? एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या है? यू वाई आपका जो आ रहा है यहाँ 0 हो गया। यहाँ आपका क्या होगा? केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। आपको मैंने सिखाया था मोशन इन वन डायमेंशन में कि किसी पार्टिकल को फेंको, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद फिर वो वापस आना शुरू होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाते हैं। जब यहाँ हम फेंके एट एट द हाईएस्ट पॉइंट, देखो ध्यान से, आपको केवल यही कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, सारा चीज आप कर दोगे। एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ आपका क्या होगा? यू वाई इक्वल टू 0, वनली क्या होगा? यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा रहेगा। देखो कई बार क्वेश्चन में आपसे, आप प्रीवियस ईयर आप देखोगे नीट जेई में आपसे पूछा गया है एट मैक्सिमम हाइट व्हिच वेलोसिटी एग्जिस्ट, तो वहां आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप बता दोगे, वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू यू कॉस थीटा, आप आराम से निकाल लोगे। अब देखो जब आपको ये निकालना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगा दीजिए, तो यहाँ v इक्वल टू क्या है? 0 इक्वल टू यू, यहाँ क्या है, किस डायरेक्शन में दे रहे हैं? y डायरेक्शन में, u साइन थीटा। ये क्या है आपका? ग्रेविटी है और वो माइनस जी है, माइनस जी टी एम। यहाँ से जब आप टी एम निकालोगे तो टी एम आपका क्या आएगा? टी एम आएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो ध्यान से देखो, जो फ्लाइट टाइम है, मैक्सिमम टाइम उसका कितना आया है? जस्ट आधा आया है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आधा दूरी जाने में जितना टाइम लिया, वापस से आधा दूरी आने में उतना ही टाइम लेगा। तो जो वहाँ हमने आपको सिखाया था कि सेम हाइट पे वेलोसिटी बराबर होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जितना बॉल ऊपर जाने में समय लिया उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगेगा।
यहाँ से एक रिलेशन पूछा जाता है कि आप बताइए कि मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट टाइम में क्या संबंध है? तो आप देखिए जो आपका फ्लाइट टाइम है, वो आपके मैक्सिमम टाइम से कितना टाइम्स ज़्यादा है? 2 टाइम्स ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये आंसर मिल गया। अब देखो टाइम मिल गया, अब अगला पॉइंट हमसे क्या पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट तक कहाँ गया? तो मैक्सिमम हाइट कैसे आप निकालोगे? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक तो दिया, अब ये बता दो कि कितने ऊपर तक गया। तो इसके लिए फिर से मैं वही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। देखो एक पार्टिकल है, इसे यू वेलोसिटी से जब आपने इस बॉल को फेंका, ये कुछ इस तरीके से जाके नीचे आके गिरा होगा। तो आपसे पूछ रहा है जो इस पॉइंट तक गया, ये कितने हाइट तक गया, ये कैसे आप निकालोगे? कॉन्सेप्ट को सीखो। मैक्सिमम हाइट पे आपका क्या होगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आपका जो यू वाई है वो क्या होगा? यू वाई इक्वल टू 0 होगा, वनली आपका क्या होगा? यू एक्स होगा। और यू एक्स आप किसी भी पॉइंट पे लोगे वो आएगा यू कॉस थीटा। आप किसी पे भी लेके उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेके देखना। तो आइए उसी को लगाते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हमने मैक्सिमम हाइट में कॉन्सेप्ट लगाया था उसी को लगाते हैं, बस इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज करेंगे। एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ आपका हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? वी वाई, जो यू वाई है, यू वाई इक्वल टू 0। तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS लगाइए। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है जब यहाँ से आपने फेंका था? तो यू इक्वल टू क्या है? यू इनिशियल, यू साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। वी वाई ए भी रहा आपका यू वाई। ये सब इनिशियल और फाइनल के कंडीशंस हैं। वाई डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तो 0 आ गया, 0 माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 असोरेशन क्या है? माइनस जी। और कितने ऊपर तक गया है? मैक्सिमम हाइट को एच एम देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे एच एम इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये रहा मैक्सिमम हाइट। अगर आपसे पूछे कि कोई पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, आपको थीटा और वेलोसिटी दिया रहे, तो आप इस फार्मूले का यूज करके इजीली निकाल सकते हो। नहीं भी पता है तो आप कितना इजी हुआ, एक कॉन्सेप्ट लगाया आप सीधा डिराइव हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फार्मूला मत रटिए, आप केवल कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करिए तो आपका आसान होगा। अब देखो मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया, अगला अपने को क्या बचा है? रेंज बचा है। तो आइए रेंज भी निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है कि वो कितना दूर तक गया है जब उसको हमने फेंका। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको नाम दे देते हैं इस आर से। देखो जब आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट तो कर दिया यू वेलोसिटी से, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ टाइम बाद आके यहाँ आके गिरा। जो ए से बी के बीच दूरी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसको आप निकालोगे कैसे? आपको यू दिया है, थीटा दिया है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। कॉन्सेप्ट सीखिए। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो जब यहाँ से हमने इसको फेंका, तो जो ये इस टाइम यहाँ आके गिरा तो टोटल टाइम कितना लगा है? आपका फ्लाइट टाइम लगा है। तो हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? हॉरिजॉन इन एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, सब कुछ एक्स डायरेक्शन में करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा आपका? आर इक्वल टू आपका आएगा यू एक्स। देखो यू डायरेक्शन वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या आया है? उसको हम टी से लिखे हैं। और यू एक्स क्या है आपका? यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला हुआ था, क्या आया था? 2u साइन थीटा बाई जी। पीछे जाके आप देख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। जब आप यहां से देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप क्या बोलोगे? साइन टू थीटा। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा?
यू से यू आपका यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। अगर किसी एंगल पे आप कोई इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंकोगे तो पार्टिकल कितना दूर जाके गिरेगा वो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे कि आपने कितना उसको वेलोसिटी दी, उसके कैसे डायरेक्टली है। जब आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो रेंज भी इंक्रीज होगा। और देखो साइन थीटा, जब आप एंगल इंक्रीज करोगे थीटा तो भी ये इंक्रीज होगा। लेकिन अब साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो आइए इसका हम मैक्सिमम रेंज समझ लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा। मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैक्सिमम रेंज ये कहाँ तक जा सकता है, उसको आप कैसे निकालोगे? अभी आपने देखा इसका फार्मूला आर का क्या आया है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो u और g तो आपके कांस्टेंट हैं, जितना इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अब यहाँ केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू आपका होगा यहाँ। अब देखो आर विल बी मैक्सिमम, आर कब मैक्सिमम होगा, आर विल बी मैक्सिमम साइन कितने की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 90 डिग्री की। व्हेन साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका 90 डिग्री या साइन थी। अब देखो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, साइन थीटा आपका वेरी करता है -1 से लेके 1 तक। तो थीटा जब आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा, जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अब कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री का। तो यहाँ 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। देखो अगर किसी भी पार्टिकल को आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देना है और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम दूरी तक जाके गिरे, तो हमेशा ट्राई करना कि उसे 45 डिग्री पे ही फेंके। तो जो हमने स्टार्टिंग बताया था कि नीरज जी ने जो भाला फेंका था, उनको ये फिजिक्स आती थी, उन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी कि उसको मैक्सिमम वेलोसिटी देके और एंगल 45 डिग्री के आसपास रखा था। तो जो थीटा तो कितना था 45 डिग्री, तब ये जाके आपका आर मैक्सिमम आया था। तो यहाँ से आर मैक्स आपका क्या आएगा, आर एम जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया है तो क्या बचा, मैक्सिमम रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। देखो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम रेंज क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए रेंज के कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको एक नोट में दिखा देता हूं। देखो पहला पॉइंट है जो आपका थीटा है वो 0 से लेके थीटा अगर 45 डिग्री के बीच रहा या उसके बराबर रहा तो आर जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। और आपका जो देखो तीन कंडीशन बनेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रहा, यहाँ से आप इक्वल टू हटा दो क्योंकि यहाँ हम इक्वल टू ऑलरेडी लगा रहे हैं। तो आपका आर क्या आएगा, आर आएगा यू स्क्वायर बाई जी, और यही क्या होगी आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। थर्ड कंडीशन, अगर आपका थीटा है वो 45 से लेके 90 डिग्री के बीच है, तो जो आपकी रेंज होगी अब घटने की बजाय सॉरी बढ़ने की बजाय अब घटना शुरू हो जाएगी। आप देखो ना फार्मूले में आर इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब आप 45 के ऊपर जाओगे तो 90 के प्लस जाने लगेगी, और 90 से 180 के बीच आप साइन घटता है। आप ग्राफ पे देख सकते हो, ये रहा साइन का ग्राफ, ये रहा 0 और ये रही 180 डिग्री, और ये रहा आपका 90 डिग्री। अब देखो आपका 90 डिग्री तक तो इंक्रीज हुआ है और वो कितने के बराबर आ रहा है 45, लेकिन जब उसके आगे जाएगा मतलब 46 जाएगा, उसका 2 टाइम्स करोगे 92, तो ये वैल्यू आपका घटना शुरू हो जाएगी 180 डिग्री, मतलब उसका हाफ करोगे 90 डिग्री। तो जो अगला 90 डिग्री तक आने वाला है ए साइकिल ओ ए बी, तो ओ ए तक तो इंक्रीज होगा लेकिन ए से बी के बीच वो घटना शुरू होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और केस आता है, एक स्पेशल केस है, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो आपका थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए आर सेम होता है। आर विल बी सेम एंड थीटा 90 माइनस थीटा। आइए इसे देखते हैं कि कैसे।
अब आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा रखो तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आर इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 180 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो चाहे आप थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, आपका जो रेंज आने वाला है वो बराबर आने वाला है। आप यहाँ मैथमेटिकल भी देख सकते हो। तो इसको हम आर डैक्स ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर डैक्स इक्वल टू आर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका एक और है एवरेज वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल का एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? अब देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या आएगा? आर बाई टी। आर आपका क्या है? रेंज आपका क्या आई है? यू एक्स। रेंज आपका वही है ना, यू एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कट गया और यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा जाए तो ये यू कॉस थीटा होता है, इसको याद रखना। और नोट करके एक पॉइंट और लिख लो कि हॉरिजेंटल विल बी सेम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट। आपका जो यू कॉस थीटा है वो हमेशा सेम रहेगा चाहे कहीं भी पॉइंट हो। और ये किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा। तो आई होप आपका ये समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे तो उसको कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये देखो जो पार्टिकल बुलेट बॉल ये सब था वो सब आपने समझ लिया है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल का होता है जहां कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर आपको वेक्टर के फॉर्म में दे देता है। तो बुक में ये सब अक्सर बताते नहीं, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सीख लीजिए क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ आप कह नहीं सकते। अब देखो मान लीजिए आपको ये आर वेक्टर दिया हुआ है, कोई पार्टिकल है एक्स और टी पे, हम उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है उसमें मोशन कर रहा है आर वेक्टर टी। ये है क्या होगा? यू एक्स इंटू टी। इधर क्या है आपका आई कैप और इधर क्या है आपका जे कैप। यू एक्स इंटू टी आई कैप। ओरिजेंटल में कितना जाएगा? प्लस यू आई इंटू टी माइनस हाफ। तो हमने कुछ नहीं उसका पोजीशन लिख रहे हैं जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। अब देखो जब आपको ये पता चल गया डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका पोजीशन वही होगा ना, अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो इधर का क्या आएगा? यू एक्स इंटू टी। और इधर का क्या आएगा? वर्टिकल में जो यहाँ हमने लिखा है। अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इक्वल टू आप क्या लिखोगे? डी आर वेक्टर टी। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन? टाइम के रेस्पेक्ट में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन लो यू एक्स इंटू टी। तो टी का तो वन ही हो जाएगा, यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यू एक्स आई कैप प्लस सेकेंड में जे वाले में आइए यू आई टी, तो टी का वन हो जाएगा यू आई माइनस हाफ। जी तो कांस्टेंट है, टी का क्या होगा? टी स्क्वायर का 2t इंटू जे कैप। जब आप इसे सॉल्व करोगे भी वेक्टर ये निकल के आएगा यू एक्स आई कैप। देखो कभी भी वेक्टोरियल फॉर्म में दिया उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यू आई माइनस जी टी इंटू जे कैप। अब आप देखो अगर आपको यहाँ यू एक्स पता चल गया और ये कंपोनेंट कितना आया? एक और यहाँ हम बना देते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर का। ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो आया है यू आई माइनस जी टी आया है और इस डायरेक्शन में कितना आया है? यू एक्स टी आई है। तो यहाँ से थीटा कितना बनाएगा? ये रहा एक्स कंपोनेंट और ये रहा आपका वाई कंपोनेंट। तो जो इसका स्लोप निकालोगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इसको करोगे यू वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू एक्स।
कभी आपको वेक्टर के फॉर्म में दे के आपसे स्लोप पूछे, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके आप निकाल लेना। अगला अगर आपसे स्पीड पूछे, वेलोसिटी निकाल लिया, अगर स्पीड पूछे तो क्या करना, उसका मैग्नीट्यूड दे देना है। आई और जे का मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके अंडर रूट दे देना है। यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जितने इसके कॉन्सेप्ट थे प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जो जो हमने डिराइव किया सेम उसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन हम करेंगे। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। देखो, एक क्रिकेट बॉल है जिसे 28 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल। देखो, प्लेन याद रखना थीटा, मैं इसलिए इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ थीटा पे, क्योंकि थीटा अगर वो वर्टिकल किया, एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, हॉरिजेंटल न देके वर्टिकल दे देता है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप थीटा वहां से दे दोगे, लेकिन आपको वहां 90 माइनस थीटा करके देना होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा। टाइम टेकन बाय द बार टू रिटर्न द सेम लेवल। देखो, जिस लेवल से आपने फेंका है उसी लेवल पे जब वो वापस आती है तो कितना टाइम लिया है, मतलब ये फ्लाइट टाइम है। आपको पता होना चाहिए क्या है फ्लाइट टाइम, ये क्या है मैक्सिमम हाइट। देखो, नॉमेनक्लेचर जो हमने डिराइव किया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड आपका क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल्स रिटर्न टू द सेम लेवल। ये बोल रहा है कि जब बॉल को फेंका गया, ये वापस आके ग्राउंड पे गिरी, तो आप जहां गिरी है और जहां से फेंका गया है उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, मतलब वो रेंज हो गया। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है। एक बॉल है, इसको 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री के डायरेक्शन में। अब जब इसको आप फेंके हो, ये कुछ ऐसे दूरी आके यहाँ गिरेगा। देखो, जब भी क्वेश्चन आए आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। डायग्राम बना लोगे तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा और गलती होने के चांस एकदम कम हो जाएंगे। ये रहा वाई, ये रहा एक्स, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये रहा आपका मैक्सिमम हाइट, एच एम एक ए पूछ रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है टाइम, जहां से ए से फेंका गया बी पे आके गिरा, कितना टाइम लिया। तीसरा पूछ रहा है आपसे रेंज, ए से बी के बीच के कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया। तो आइए क्या क्या दिया है उसको नोट कर देते हैं। यू इक्वल टू क्या दिया है, 28 मीटर पर सेकेंड। देखो, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एकदम बेसिक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो सब आइडिया लग जाए। अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का हमने आपको फार्मूला बताया था, कैसे निकालोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू की वैल्यू आपकी कितनी है, 28, 28 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ग्रेविटी की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू निकल के आएगी 10 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल गया है, कहां तक गया है, 10 मीटर तक गया है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लाइट टाइम, जहां से फेंका गया जब आके गिरा, तो फ्लाइट टाइम इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब u की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 28। देखो, जैसे आपको फार्मूला समझ में आ गया, आगे तो केवल कैलकुलेशन है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, जी की वैल्यू 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए निकल के आएगा 2.9 सेकेंड। देखो, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके लाया हूं इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से सॉल्व करिए और आंसर को वेरीफाई करिए, और ना मैच हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज, जब आपको यहां से फेंके बी पे आके गिरा तो कितना दूरी पे जाके गिरा हुआ है। तो रेंज का फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो, मुझे जैसे फार्मूले याद हैं, ये आप जब 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। 28 का स्क्वायर, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को भी याद रखोगे तुरंत कर दोगे, लेकिन एक, अब देखो एग्जाम में टाइम कम रहता है, इसलिए फार्मूले बताए जाते हैं कि अगर फार्मूले याद रहेंगे
तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप फ़ॉर्मूले भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट से तुरंत डिराइव कर दोगे। भले 1 मिनट ज़्यादा लेगा लेकिन आपको 4 नंबर दे के जाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेंज निकल के आएगी 69.3 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो देखो इसमें तीनों पूछ रहा था, एक बॉल था, जब इसको हमने 28 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे फेंका तो कितने हाइट तक जाएगा? 10 मीटर। ये फार्मूला लगा दिया, फ्लाइट टाइम निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। इसमें 3 ही पॉइंट पूछा था, वो सब हमने निकाल लिया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। ये थोड़ा उससे अच्छा क्वेश्चन है। इसको करोगे आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A ball is thrown from the ground such that it just crosses a wall of height 4 मीटर। देखो ये कह रहा है कि एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया है और एक दीवार है जिसकी हाइट 4 मीटर है, जस्ट उसे क्रॉस करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। जो वॉल है जहां से फेंका गया उसके बीच की दूरी है 4 मीटर। देखो अगला स्टेटमेंट, ball falls on ground at a distance of 14 meter from the wall, find initial velocity and angle of position। देखो ये कह रहा है कि जो आपका बॉल जाके गिरता है, जिस लेवल पे आप फेंके हो उसी लेवल पे आके गिरता है, दीवार से 14 मीटर दूर जाके गिरता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस स्पीड से फेंका गया और किस एंगल पे फेंका गया। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप केवल केयरफुली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए कह क्या रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम से उसको समझते हैं। देखो एक ये बॉल है जो यहाँ से फेंकी गई, ये बॉल है और एक जस्ट आपका 4 मीटर का एक दीवार है। तो ये जस्ट इसे क्रॉस कर रही है। ये जो आपका वॉल है इसे जस्ट क्रॉस कर रही है। तो जस्ट क्रॉस कर रही है, इसके ऊपर होके जाएगी और इसकी हाइट कितनी दी है? 4 मीटर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। और जो बॉल का जहां से फेंका गया वो भी दूरी देखो दिया हुआ है 4 मीटर है। देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आप भी ऐसा बनाने की कोशिश करिए। आपका एल्गोरिदम तभी डेवलप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे उसको ब्रेक करो। देखो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉल के बाद कितना दूर जाके गिरा है, यहाँ से 14 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ 14 मीटर हो गया। अब देखो आपको ये हो गया, अब आपसे पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी पे फेंका गया। एक तो यू पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है थीटा। तो यहाँ से आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, किस वेलोसिटी पे फेंका गया और किस एंगल पे फेंका गया उसको पूछ रहा है। अब आप इसको देख के सोचिए कि इसमें आप कर क्या सकते हो। जो भी फार्मूले हैं, जो भी है, कुछ भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम ना करे तो हम एकदम बेसिक पे चलते हैं। तो सबसे बेसिक क्या था अपना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था, उसको लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था। देखो इसको देख के पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है मान लेते हैं, एक्स और वाई है। यहाँ से हमें एक आइडिया सूझा कि अगर हमें इस पॉइंट पे करना है तो हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर भी हमें थीटा और यू दो अननोन है। अगर इसमें से कोई एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस 2 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं देसी। अब y इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? x। अब देखो ऊपर नीचे हम यहाँ क्या करेंगे कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ, यहाँ जगह कम है। y इक्वल टू एक्स tan थीटा है तो ऐसे ही रहेगा। जो सेकंड टर्म है माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर। साइन थीटा को 2 बार लिखिए, सॉरी साइन, हाँ, यहाँ और यहाँ साइन थीटा का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 2 बार लिखिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कर सकते हो। आप देखो 2 लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या बन रहा है? साइन 2 थीटा बन रहा है। और साइन, देखो यहाँ मैं गोला कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा tan थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू एक्स tan थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है आपका, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी क्या होता था? अगर आपको फार्मूला पता होगा तो ये होता था आपका रेंज। यहाँ मैं लिख देता हूँ आर इक्वल टू क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो हम इसको इसके अपोजिट में रखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा। देखो कितना इजीली हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और ये तभी सॉल्व होगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट सारा सब कुछ पता रहेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। माइनस, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये पूरे टर्म को हम क्या दे देंगे, आर दे देंगे। अब y इक्वल टू, देखो एक्स टेन थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। देखो जब भी आपको कभी हो इस फार्मूले को आप याद रखना, थीटा और आर में क्या रिलेशन है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल लोगे। तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि कैसे आता है, कंपेयर करके, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये सब में दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए पी पॉइंट पे जो जो वैल्यू दिया है उसको रखते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, दीवार कितना दूर पे है, 4 मीटर पे है। 4 इंटू फोर टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स कितना है, 4 है जहां दीवार है। अब देखो आर कितना है, आर आपका ए से लेके सी के बीच की पूरी दूरी है। ये रहा 14 और ये रहा 4, तो टोटल कितना हुआ, 18। आई होप यहाँ तक। देखो रेंज हमने कैसे लिखा है, यहाँ रेंज दिया हुआ है, जो ये दूरी है वही तो मैक्सिमम रेंज आएगा। दीवार जहां से फेंका गया वहां का दिया था 4 और दीवार के बाद दिया था 14, तो वही हमने यहाँ पुट किया। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू निकल के आएगा आपका 9/7। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे टेन थीटा आया इसका इनवर्स ले लेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 9/7। देखो आपसे एक पूछा गया था किस एंगल पे फेंका गया, कितना इजीली आपने निकाल दिया, टेन इनवर्स 9/7 पे फेंका गया है। अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो उसके लिए आपको यहाँ देखो आर दिया है और आपको थीटा पता चल गया है, यू पूछ रहा है, तो हम रेंज का फार्मूला लगा के उसको निकाल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू, देखो वो फार्मूला लगाना जो सबसे इजी हो, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो साइन 2 थीटा को आप क्या कर सकते हो, यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आर की वैल्यू आपको पता है लेकिन आपको साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं पता है, लेकिन आपने यहां से टेन थीटा निकाला है। तो जब टेन थीटा निकाल लिए हैं तो इसको एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मान देते हैं यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन से 9 है, ए 7 है। तो ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आएगा 81 प्लस 49, मीन्स ये आ जाएगा आपका 130। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज आया है वो निकल के आया 130। अब यहां से आप अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं वो सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बाई कर्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, 1/√130। अब आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 18। यू स्क्वायर अपने से पूछ रहा है इंटू टू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 9/130 इंटू 7/√130 इंटू 1/जी है। जी की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं। जब आप इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू निकल के आएगी 13.49 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसमें फार्मूला अगर आपको याद रहेगा आप निकाल लोगे, नहीं भी याद रहा तो कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ दिखाया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इस पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। देखो, ये पूरा 2D मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं से क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं तो 50% चांसेस यहीं से होते हैं। बाकी 50% आपका जो अभी रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस और जो स्टार्टिंग में देखे थे, वहाँ से होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने अभी तक मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार जाके उसे आप अटेंड करिए, नहीं तो पूरा फिज़िक्स आपको 2 साल तक डिफ़िकल्टी लगने वाली है। अगर आपका मैथ उतना क्लियर रहा तो आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं फ़ील होगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।